तो लैंड यूज देख लेते हैं हम एक बार और। लैंड यूज में आपको क्या बताया था कि जमीन का किस किस हिसाब से यूज किया जाता है, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए। यस। तो लैंड यूज में मतलब हमने इतना पढ़ लिया था कि फैक्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब अलग अलग इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। अब दो टाइप से दो लैंड को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। कैसे कैसे? एक तो ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कैसे, एक प्राइवेट और एक कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड में क्या होता है और कम्युनिटी लैंड में क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। प्राइवेट लैंड यानी कि जो खुद की, और कम्युनिटी मतलब जो ग्रुप के उससे बन रही है, जैसे फैक्ट्री बन रही होगी या कोई बिल्डिंग बन रही होगी ऐसी, है ना, जो कि दो चार लोग मिलकर के बना रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी लैंड हो जाएगी। और प्राइवेट लैंड में कुछ जो जैसे कि हमारे घर वगैरह हो गए, शॉप्स के लिए हम लोगों ने लैंड यूज किए, तो वो उस पे आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पिक्चर्स में हम लोगों ने पहले मतलब ये समझा चुकी हूँ मैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे जो लैंड थी एग्रीकल्चर के लिए वो क्या हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, है ना। और जो जितनी भी लैंड थी वो सब उन्होंने किस में ले ली, फैक्ट्रीज के यूज में और अदर यूज में, मतलब डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो उन्होंने पूरे उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से लैंड को यूटिलाइज कर लिया। पर हमको लैंड को और लैंड के रिसोर्सेज को बचाना भी तो है। जैसे कि सॉइल है, सॉइल क्यों जरूरी है, ताकि हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, है ना। एफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब हो रहा है, तो क्या होता है, सॉइल क्या हो जाता है, जो जमीन होती है वो क्या होती है, अ, खराब हो जाती है, जिस वजह से वो क्या करती है, फिर उसमें खेती हम लोग नहीं कर सकते फिर, है ना। तो सॉइल जो एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि क्या करता है, लैंड की एक फर्स्ट लेयर होती है, लैंड की एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है। यहाँ पर लिखा है ना, द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है, एक थीन लेयर जो कि सरफेस को कवर करती हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ये लैंड से क्या होती है, बिल्कुल लिंक्ड रहती है। ठीक है। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल जो होता है वो किससे बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना, वो डिग कर जाते हैं लैंड में मरने के बाद में, तो क्या करते हैं, उससे फिर धीरे धीरे क्या होती है, सॉइल बनता है। ठीक है। यहाँ पर है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल कैसे बनता है, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड climatic factor. Other factors, the topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. देखो क्या होता है, क्लाइमेट डिफर करता है, मतलब चेंज होता है जगह से जगह अगर हम जाते हैं तो, हाँ। और सॉइल कैसे बनेगा, पेरेंट रॉक से, मतलब मिट्टी और इन सभी से मिलकर क्या बनता है, सॉइल बनता है। ठीक है। वो क्या किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कैसा, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस कैसा होगा। ठीक है। ह्यूमन फॉर्मेशन कैसा होगा, पेरेंट रॉक की अगर हम बात करें तो डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट। ये आपको पूरी जो टेबल देके रखी है ना, ये किसकी है, सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं उस चीज के बारे में। क्लाइमेट जो है वो जरूर अफेक्ट करेगा अगर उसका टेम्परेचर वेरिएट करेगा तो। ठीक है। ये टेबल समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। फिर उसके बाद में आपको देके रखा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अब आपने डिग्रेडेशन मतलब कि ऐसा कि सॉइल जो है वो खराब कैसे हो जाएगा,
है ना. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर treats of soil as a resource. Both human and natural resources can lead to degradation of soil factors, which lead to soil degradation as afforestation. अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना कि अगर afforestation मतलब कि अगर मतलब पेड़ों को काटा जाता है तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है ना. ये क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो वही चीज यहाँ पे सॉइल इरोजन कैसे होगा, वैसे ही होगा अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन करेंगे. एफोरेस्टेशन करने की जगह हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, ओवर ग्राजिंग करेंगे, ओवर यूज करेंगे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का, है ना, पेस्टिसाइड्स का, ज्यादा पानी आ जाएगा, है ना, तो वॉश हो जाएगी लैंड, लैंडस्लाइड्स आएगी, फ्लड्स आएंगे, तो क्या होगा, उससे जितना भी सॉइल है वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, है ना. क्या होगा, जितना भी सॉइल है वो सब क्या हो जाएगा, बह जाएगा. अब इसमें आपको कुछ मेथड्स दे के रखिए जिससे आप क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो किसको, सॉइल को, है ना. फर्स्ट दे के रखिए आपकी मल्चिंग. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. इसका मतलब आपको ये दे के रखा है कि एक लेयर से उसको कवर कर दो ताकि जितने भी प्लांट्स है उन सबको क्या, जो सॉइल है वो क्या करके रखे, उनको होल्ड करके रखे. ठीक है. फिर उसके बाद में है काउंटर बेयरर्स. स्टोन, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बेयरर्स अलोंग कॉटर्स. ट्रेंचेस आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बेरियर्स टू कलेक्ट वाटर. मतलब कि ऐसे डिग कर दो, गड्ढे बना दो, ताकि क्या होगा, पानी एक जगह क्या हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा. देखो आप लोगों को पिक्चर्स भी दे के रखिए. ये काउंटर ऑफ प्लफिंग है ना. यहाँ पर क्या किया उन्होंने, कुछ कुछ जगह जो है अलग अलग, हर चीज को अलग अलग कर दिया उन्होंने. ठीक है. फिर है रॉक डैम. रॉक आर पील्ड up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. अब रॉक डैम में आपको क्या बोला के रखा है, ये बोला है उन्होंने कि एक ऐसी ढाल बना दो जिससे क्या हो, पानी जो है वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, है ना. फिर उसके बाद में बोला टेरेस फार्मिंग. ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स. फिर यहाँ पे आपको देखा रखा टेरेस फार्मिंग में ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टेप फ्लोर्स so that flat surface are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. यहाँ पर क्या बोला है आपको कि एक ऊंची जगह पर उसको क्या करो, क्रॉपिंग करो, वहां पर आप उस सरफेस पे आप क्या करो, क्रॉप ग्रो करो. ठीक है. फिर इंटर क्रॉपिंग का क्या बोला है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज. अब इंटर क्रॉपिंग मतलब हर एक की रो बना दो, इस रो में ये है, उस रो में वो है, तो क्या होगा, इससे भी सॉइल इरोजन और ड्रेन वॉश नहीं होगा. ठीक है. फिर आया काउंटर फ्लफिंग. ये काउंटर फ्लफिंग का है डायग्राम, आपका फोटो जो यहाँ पे देके रखा है आपको, इस पे देखा है फ्लफिंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बेयरर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप. इसमें आप लोगों को कैसे देके रखा, ऊपर नीचे और फिर एकदम फ्लैट फ्लैट. इससे क्या होगा कि आपका जो वाटर अगर आता है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा. शेल्टर बेल्ट्स भी देके रखे हैं, ये देके रखे हैं. ठीक है. इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज of trees and planted to the cheek, wind movement protects the soil cover. अगर ऐसे प्लांट्स ऐसे हो जाएंगे तो क्या होगा, सोइल इरोजन जो है वो नहीं होगा. फिर है वाटर. तो वाटर क्या है, एक वाटर जो है, वाटर इज अ वाइटल रेन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज. 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. आप सभी को पता है कि जो अर्थ का थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो काई से कवर्ड है, सिर्फ और सिर्फ पानी से. और पानी हमारे लिए कितना एसेंशियल है, कितना एसेंशियल है हमारे लिए, है ना. तो इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. इसको वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है. इट वॉज इन द primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean covers two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animals' life. देखो क्या होता है, बिना पानी के क्या आप खेती कर सकते हो, क्या आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, है ना.
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कितने सारे झरने हैं, पानी है, सीज है, तालाब है एंड ऑल, कितनी सारी चीजें। द ओशन वाटर इज हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, पानी तो बहुत सारा है हमारे लिए, हमारे पास में, पर जो यूजफुल वाटर है, जो यूजफुल वाटर बोलने का मतलब जो हम पी सकते हो, वो वाटर क्या है, कम है। सलाइन वाटर मतलब होता क्या है, जो कि ह्यूमन बींग के कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, मतलब पीने योग्य नहीं है। आप क्या खारा पानी पी सकते हो क्या, नहीं पी सकते, है ना। अब फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अब जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कितने परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2.7%, है ना। नियरली 70% ऑफ द ओशन अकर्स एज आइस शेड्स एंड ग्लेशियर्स, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। अब बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि 70% जो है वो क्या है, या तो आइस शीट्स है ना, मतलब कि क्या है, अब बर्फीली जगह होंगी, या ग्लेशियर्स होंगे, या तो फिर अंटार्कटिका आइलैंड और ग्रीनलैंड और माउंटेन्स और ये सब चीजें होगी, ठीक है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। ओनली 1%, इनकी जो जगह है, जो ये जहां पर इनकी जो लोकेशन है, वहां से पानी तो इतना वो नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होता है, ओनली 1% ऑफ देयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। सिर्फ 1% जो वाटर है वो क्या है, अवेलेबल है। 2.7% हमारे पास में पानी पीने योग्य है, ठीक है। उसमें से 2.7% में से भी क्या है, 70% जो है उसमें से ग्लेशियर्स, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन्स और ऐसी ऐसी जगह पे पानी है जो फ्रेश वाटर्स है। तो क्या हम उसको कंजर्व कर सकते हैं क्या वहां से लाके, नहीं, अब इतना वो नहीं है। तो कितना बचा फिर हमारे पास में, ओनली 1% वाटर जो है वो हमारे हमारे पास में आता है पीने के लिए या फिर यूज करने के लिए, ठीक है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, या तो हम उसको ग्राउंड वाटर मतलब बोरिंग का पानी जिसको हम बोलते हैं, है ना, या फिर उसको रिवर्स, लेक्स और वाटर वेपर्स, एटमोस्फेयर, इन सबसे हमको वो 1% पानी जो है वो इन सबसे हमको क्या करता है, मिलता है, ठीक है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर क्या है, बहुत प्रीशियस सब्सटेंस है, कहाँ का, अर्थ का। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और नॉट सब्सट्रैक्टेड। देखो, ना तो पानी को, अर्थ पे जो पानी है प्रेजेंट है, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो आप उसको ऐड कर सकते हो। सॉरी, डिस्ट्रॉय मैंने गलत वर्ड ले लिया। सब्ट्रैक्ट मतलब ना तो उसको आप कम कर सकते हो, ना तो आप उसको ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। उसका जितना वॉल्यूम है, जितना वो है, अगर आज 70 लीटर हमारे पास पानी है तो हम ना तो उसमें से कम कर सकते हैं और ना तो उसमें से ज्यादा कर सकते हैं। तो जितना है उतना ही रहेगा, कांस्टेंट मतलब जितना है उतना ही रहता है वो। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज नॉट कांस्टेंट मोशन। वो इसीलिए चेंज होता है क्योंकि क्या होता है कि जब पानी गिरेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन वाली मेथड सभी ने पढ़ी होगी साइंस में, है ना। अगर पानी यहाँ पर गिरेगा, सॉरी पानी गिरा है, फिर धूप होगी तो फिर यहाँ से पानी क्या होगा, इवापोरेट होके ऊपर चले जाएगा, बादल बन जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम वापस से वो रेन ड्रॉप्स होगी। तो ये क्या होती है, वाटर साइकिल जो है क्या होती है, वो चलती रहती है, ठीक है। तो जो पानी जा रहा था उतना ही पानी वापस आ रहा है, और जो पानी हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं वो कहाँ चले जाता है, या तो जमीन सोख लेती है उस पानी को, या तो फिर और कहीं वो कंजर्व हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ पीने में या पीने में ही नहीं करते खर्च, वो बहुत सारी दूसरी प्रोसेसेस भी होती है ना, पीने में या फिर वॉश करने में या तो फिर कुछ प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल नहीं करते, एग्रीकल्चर करने में भी, इंडस्ट्रीज में भी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीजों के लिए नहीं होता है, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, डैम्स में, मतलब ये सारी पानी क्या होता है, कंजर्व किया जाता है वहां पे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर। अब क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हमारी नीड जो है वो बढ़ती गई। अब अगर हमारी नीड बढ़ रही है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खाने के लिए हमको क्रॉप्स जो है, फूड जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उसमें पानी भी ज्यादा चाहिए,
है ना। जैसे जैसे हर चीज हमारी बढ़ रही है, तो वाटर का जो कंजप्शन है जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या वो भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इन सब से क्या हो रहा है, वाटर का जो क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप और वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन। और कुछ कुछ ये क्या होता है, इंडस्ट्री से जो भी गंदगी निकलती है वो सब कहाँ पर आती है, रिवर्स में, लेक्स में, है ना। जितना भी पॉल्यूशन रहता है वो सब क्या, वाटर भी क्या हो रहा है फिर इसीलिए पॉल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल्स और ये सब चीजें कहाँ पर जाती है, रिवर्स में, है ना, रिवर्स में, लेक्स में। फिर इतना सब समझ में आया। फिर हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज अ scarcity ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पे ये जो मैंने जगह बताई, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएसए, यहाँ पर क्या है, फ्रेश वाटर का सप्लाई ही नहीं है ना। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सेक्रेसिटी। मतलब इसका ये कि कई जगह क्या है, ड्रॉट पड़ा हुआ है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual perceptions. Scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि बारिश का मौसम है पर बारिश नहीं गिर रही है। बहुत सारी जैसे राजस्थान में अगर हम देखें तो वो लोग क्या करते हैं कि यार हाँ अब अगर पानी गिर जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। बट अगर वहां पर ऐसा पानी नहीं गिरेगा तो फिर क्या होगा, ड्रॉट पड़ जाएगा ना, सूखापन पड़ जाएगा ना, उनको तो पानी की किल्लत हो जाएगी। हाँ, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, वहां पर अवेलेबल ही नहीं है पानी। जैसे मैक्सिको हो गया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, बहुत सारी यहाँ पे प्लेसेस बताइए, अदर कंट्रीज जो बाहर की है वो बताइए। फिर अब इतना सब कुछ हो रहा है तो हमको कंजर्व तो करना पड़ेगा वाटर को। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग वाटर टुडे। स्टेप्स हैव टू बी टेकन कंजर्व दैट ड्विलिंग रिसोर्सेज। देखो आजकल मतलब इतना सब कुछ चल रहा है, मतलब जैसे पानी की इतनी सारी किल्लतें हैं, तो हम लोगों को पानी को कैसे बचाना है। तो हमको इतना तो पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके सभी ने सुना होगा, हम वो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस क्या होते हैं कि जैसे हम कार वॉश कर रहे होते हैं, ये बहुत मतलब बचपन में हम लोगों को दी जाती है सारी चीजें कि क्या होता है, अगर हमको कार वॉश करनी तो हम जो पानी ऑलरेडी यूज किया गया हम उससे भी यूज कर सकते हैं, है ना, हमको वॉश ही तो करना है। फिर उसके बाद में जो फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है वो डायरेक्ट के डायरेक्ट कहाँ पर, नदी में नहीं जाते हुए और कहीं जाए, ठीक है। और या हमको और जितनी भी नदियां हैं जो गंदी हो चुकी है उसको क्या करना चाहिए, सही करवाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे दे के रखा है, हाँ साफ करवाना चाहिए। इफ द वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। देखो जैसे हमको पता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि क्या है, हम उसको वापस से दोबारा यूज में ले सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। पर अब अगर उसको हम खराब कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो क्या हम उसको यूज में ले पाएंगे, क्या नहीं ले पाएंगे। और हम क्या करते हैं उसको, है ना, पॉल्यूटेट कर देते हैं वाटर को। तो पॉल्यूशन वाला पानी थोड़ी हम पियेंगे, है ना, हम उसको यूज में थोड़ी ले सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर contaminants. They pollute water with nitrates, metals, and pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through it water. देखो मैंने बताया ही था आप लोगों को कि क्या होता है कि पानी मतलब जितने भी एग्रीकल्चर होता है तो केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स कहाँ चले जाते हैं, नदियों में, है ना। अब अगर नदियों में जा रहे हो तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो खत्म नहीं होंगे, है ना, वो खत्म नहीं होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे हम पन्नी की बात करें, पन्नी क्या है, प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप उसको कितना, उसको काफी टाइम लगता है क्या होने में,
डिग्रेड होने में, डिकम्पोज होने में, खराब होने में, सड़ने में, है ना। हाँ, तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंटली सुटेबल बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी। हम उनको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़ने से अच्छा है हम उनको और कहीं सुटेबली उसको छोड़े, है ना। हम इतने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो सारा पानी बह के कहाँ जाता है, अंदर जाता है, ठीक है। वो सब चीजें तो आप बताओ मुझे, वो सब चीजें तो डिग्रेडेबल है नहीं, डिकम्पोज होगी नहीं इतनी जल्दी। अब वो चीज अगर आप बोरिंग करवाते हो तो वही पानी आपको आता है, बट अगर वो पानी तो हम यूज ही नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके बाद में फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेस द अंडरग्राउंड वाटर। बता ही दिया मैंने आपको कि फिर अंडरग्राउंड वाटर को हम निकालते हैं तो वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। द कैनाल यूज फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लूसेस बाय वाटर सीपेज। देखो आपको एक फोटो देके रखा है वाटर स्पार्कलिंग का, है ना। हम ऐसे पूरा पूरा पानी डालने की वजह, इरिगेशन करने की जगह हम उस पे क्या करते हैं, बूंदे जो फुहारियां होती है, स्प्रिंकल जिसको बोला जाता है, हम वो कर सकते हैं, है ना। तो हम इससे कंजर्व कर सकते हैं हमारा वाटर। हम केमिकल्स को नदियों में छोड़ने की जगह हम क्या कर लें उसको प्यूरिफाई। वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ। फिर हम अब ये जो हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ओके।